हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रबोधिनी शर्मा उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ और इसमें मैं नेक्स्ट के जो हैं वो 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम जो है वो कर चुके हैं और ये हैं कहाँ से, कौन से क्वेश्चंस हैं ये नीट 2021 के जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था नीट का, उसी के क्वेश्चंस हैं। उसमें से ये बायोलॉजी सेक्शन से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट के 5, 6, 7, 8, 9, 10 आज करवाऊंगी मैं आपको। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। बोला एंड जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म्स का, वो मैच्योरिटी पे जो है वो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड होता है, या 7 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल्ड होता है, या फिर ये नेक्स्ट के जो दो ऑप्शन दिए हैं या इनमें से कोई ऑप्शन होगा इसका। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एम्ब्रियो सैक, एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या है और कैसा होता है। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें क्या होता है, फ्लावर्स। ये फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है। तो मैं आपको बताती हूँ, फ्लावर जो होता है उसमें 4 वर्ल्स होते हैं और 4 वर्ल्स जो हैं वो कहाँ अटैच होते हैं, रिसेप्टिकल के ऊपर। ठीक है, ये पेडिसल है फ्लावर की और ये जो है ये रिसेप्टिकल है जिसको हम थैलेमस भी बोलते हैं। ये है रिसेप्टिकल या थैलेमस। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर फ्लावर्स भी पेटल्स होती हैं जिनको हम कोरोला बोलते हैं। इसके ऊपर जो है वो सेपल्स होती हैं, जो ग्रीन पत्तियां होती हैं वो होती हैं। सेपल्स आ गई, पेटल्स आ गई। इसके अलावा क्या होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, जो कंटेन करता है स्टेमन्स। ठीक है, और जो फीमेल पार्ट होता है वो कैसा होता है, उसमें होता है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, तो एक फ्लावर जो है उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक आ गया एंड्रोशियम और दूसरा आ गया गाइनोशियम। अब इस गाइनोशियम से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ये जो गाइनोशियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। ये जो ओवरी है ये कंटेन करती है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल की डिफरेंट ओरिएंटेशंस जो हैं वो भी देखने को हमें मिलती हैं। तो हम यहाँ पे ओरिएंटेशन पे नहीं जाएंगे, मैं आपको एक सिंपली बता रही हूँ कि ये जो हमारी ओवरी है, इस फ्लावर की जो ओवरी है, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, और ये एम्ब्रियो सैक जो है इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो बोलते हैं इसको फीमेल गैमेटोफाइट, और भी इसके नेम है इसके अलावा मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं इसको। एम्ब्रियो सैक को कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर होता है ये एम्ब्रियो सैक, या फिर इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इसको बोलते हैं मीगा गैमेटोफाइट। तो ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, अब इससे नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये जो एम्ब्रियो सैक होता है बोला, ये इसमें कितनी सेल्स होती हैं और कितना न्यूक्लियस होता है। सिंपली जो है ये 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, इसमें से हमने एक ऑप्शन चूज करना है। किससे रिलेटेड कैसे चूज करना है कि हमने पता करना है कि वो जो एम्ब्रियो सैक होता है, वो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो जो मीगा गैमेटोफाइट भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें कितनी सेल्स होती हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो इसमें जो एंजियोस्पर्म के, अगर मैं फीमेल गैमेटोफाइट की बात करूं या एम्ब्रियो सैक की बात करूं, तो इसमें जो है वो 3 सेट्स में जो है वो सेल्स अरेंज होती हैं। तो एक तरफ होती हैं इसमें ये 2 सिनर्जिड्स होती हैं और बीच में होती है एग सेल। ठीक है, सबके नाम मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको सीधा बता रही हूँ कि 2 जो है वो सिनर्जिड्स होती हैं। ये जो 2 सेल्स हैं ये सिनर्जिड्स हैं, और ये जो बीच वाली सेल है, इसको बोलते हैं एग सेल। अब ये जो
अब नेक्स्ट आ जाते हैं, एक सेट ये हो गया, बीच में होती है सेंट्रल सेल, ये सारी ही सेंट्रल सेल है, और ये दो सेंट्रल सेल जो है ये बाई न्यूक्लिएट होती है। बाई न्यूक्लिएट मींस दो न्यूक्लियस कंटेन करती है, 1 और 2। और दूसरे एंड पे, गेमेटोफाइट के दूसरे एंड पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी 3 सेल्स होती हैं, और उन 3 सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल्स। तो यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स हैं, 1 2 3। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, या एम्ब्रियो सैक भी हम जिसको बोलते हैं, ये एम्ब्रियो सैक जो है इसमें कितनी सेल्स हो गई, 3 6 और +1 7, ठीक है, 7 हो गई। तो ये होता है 7 सेल्ड, ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो यहाँ से हम देख लेंगे 7 सेल्ड के हमारे पास जो है वो 2 ऑप्शन है, या तो इसमें से ये होगा या ये होगा। अब इससे आगे भी देख लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो 7 सेल्ड होती है, ये हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये 7 सेल्ड होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है वो न्यूक्लियस कितने होते हैं। तो 3 न्यूक्लियस ये हो गए, 3 न्यूक्लियस ये हो गए, 6 हो गए। सेंटर वाली सेल जो है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, वो बाई न्यूक्लिएट होती है। तो कितने हो गए, 8, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस हो गए। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 7 सेल्स होती हैं और 8 जो है वो न्यूक्लियस होते हैं। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो एम्ब्रियो सैक है एंजियोस्पर्म्स का, ये है, ये कैसा होता है, ये 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट होता है। अब भी किसी को समझना आया हो तो वो थ्रू कमेंट्स मेरे से पूछ ले। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। अब इसमें एक और थोड़ा सा और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इसमें क्या होता है कि बीच में जो होता है, ये बीच में जो हमारी है सेंट्रल सेल बाई न्यूक्लिएट है, बाद में ये न्यूक्लियस में फ्यूज हो जाते हैं, ये डिप्लॉयड हो जाती है, ठीक है, सेंट्रल सेल भी डिप्लॉयड हो जाती है। और जो मैंने आपको स्टेमन बताई थी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताया था फ्लावर में, उसमें एक फिलामेंट होता है, ठीक है, एक फिलामेंट होता है और एक होती है एंथर लोब। एंथर लोब जो होती है उसमें बनते हैं पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसमें हर एक पोलन ग्रेन जो है वो 2 मेल गैमीट बनाता है। हर एक पोलन ग्रेन बनाता है 2 मेल गैमीट, mg करके मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, 2 मेल गैमीट बनाता है। हर एक पोलन, ईच पोलन ग्रेन जो है वो 2 मेल गैमीट बनाता है, और 2 मेल गैमीट जो है वो उनमें से एक जो है वो इस एग सेल के साथ फ्यूज होता है, और दूसरा मेल गैमीट जो है इस सेंट्रल सेल में जो ये न्यूक्लियस है जिसको हम बाई न्यूक्लिएट बोलते हैं, बाई, जब ये 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए तो ये डिप्लॉयड बन गया। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ एक और न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये ट्रिप्लॉयड हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिप्लॉयड। तो ये ट्रिप्लॉयड कैसे बनता है, पहले ये इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस और आ जाता है मेल गैमीट का, और ये ट्रिप्लॉयड हो जाता है। तो ये जो एग सेल है ये चेंज हो जाते हैं जायगोट में, और ये जो सेंट्रल सेल है, यहाँ पे जो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, ये बनाती है सेंट्रल सेल हमारी फीमेल गैमीट, सॉरी, ये बनाती है हमारी एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म ये बनाती है, और ये एंडोस्पर्म बाद में जो जायगोट से एम्ब्रियो बनता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अब चलते हैं कि which of the following is a correct sequence of steps in a PCR polymerase chain reaction। मैं वीडियो चेक कर लेती हूँ क्लियर आ रही है या नहीं। हाँ ठीक है। तो क्या होता है, मतलब which of the following is a correct sequence of steps in a PCR। तो पीसीआर में बोला ये हमारे पास नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही है, ठीक है। तो पीसीआर जो है इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये किस लिए यूज होता है, पीसीआर टेक्निक जो है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, ये जो डीएनए होता है, डीएनए का एक फ्रेगमेंट लेते हैं इसमें, और उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो तैयार की जाती हैं इस पीसीआर टेक्निक की हेल्प से। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक डीएनए फ्रेगमेंट जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार की जा रही हैं इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से। तो अब ये होता कैसे है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स को बताने से पहले मैं ये बात करना चाहूंगी कि उसका यूज क्या है। तो इसका यूज किया जाता है फोरेंसिक लैब में, ठीक है, क्रिमिनल का डीएनए मैच करके उसको पकड़ने में हेल्पफुल है, ये इस पीसीआर टेक्निक की हेल्प से किया जाता है। छोटा सा फ्रेगमेंट भी अगर उसका मिलता है
क्रिमिनल के डीएनए का, तो स्टडी इजी हो सके उसके लिए बहुत सारी कॉपीज़ तैयार की जाती हैं स्टडी करने के लिए। फिर उन डिफरेंट कॉपीज़ जो डिफरेंट कॉपीज़ तैयार की गई डीएनए के एक पार्ट की, सेम कॉपीज़ होंगी, वो कोई डिफरेंस नहीं होगा उनमें, तो उन कॉपीज़ को स्टडी करने के लिए तैयार किया जाता है और फिर उनसे जो है वो क्रिमिनल को पकड़ने में हेल्प मिलती है। और दूसरा होता है उसमें पेरेंटिंग का पता करने के लिए, पेरेंट्स का पता करने के लिए भी इस जो है पीसीआर टेक्निक का यूज होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या करते हैं, पहले करते हैं डीनेचुरेशन। ये पहला ए में डीनेचुरेशन बिल्कुल ठीक है, यस डीनेचुरेशन होती है। डीनेचुरेशन में जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डीनेचर किया जाता है किसको, डीएनए को डीनेचर किया जाता है। डीएनए जो है डबल हेलिक्स में होता है, 2 हेलिक्स को सेपरेट किया जाता है। तो 2 हेलिक्स को जब सेपरेट किया जाता है आपस में, वो हेलिक्स जो है वो जॉइंटेड होते हैं, किसकी हेल्प से, 2 हेलिक्स जो है वो आपस में जॉइंटेड, माना कि ये हमारे पास जो है वो डबल हेलिक्स थे पहले, और ये जॉइंटेड होंगे किसकी हेल्प से, आपस में जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बेसिस के बीच में, 2 बेसिस जो हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उसकी हेल्प से जो है वो ये 2 स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े होंगे। अब इनको जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, और उस हाई टेम्परेचर की हेल्प से इनकी हो जाती है सेपरेशन, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अब नेक्स्ट क्या होता है, एनीलिंग। यस एनीलिंग ही होती है, ये फर्स्ट ही इसका आंसर है, थर्ड एक्सटेंशन होती है। तो ये ए जो है इसका आंसर होगा, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, यही जो है हमारा एग्जैक्ट आंसर है पीसीआर का, यही इसमें स्टेप्स होते हैं। तो डीनेचुरेशन में हमने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को आपस में अलग कर दिया। अब ये हो गए 2 कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स। अब 2 कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप है एनीलिंग। सो एनीलिंग में क्या किया जाता है, इसमें प्राइमर जो है, पहले प्राइमर को साइंटिस्ट खुद तैयार करते हैं। प्राइमर तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की ही एक फॉर्म है। तो प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से जो है वो प्राइमर तैयार किया जाएगा। उसमें जो है वो 15 to 20 जो है वो बेसिस होते हैं, और वो माना कि ये जो है वो हमारा प्राइमर है। ठीक है, तो एक के साथ भी ऐसे प्राइमर होगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा सिमिलरली उसके साथ भी एक ऐसा प्राइमर जो है वो होगा। अब ये प्राइमर हमारे पास जो है वो इसके यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बेसिस हैं उनके अपोज में ये लगेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप एनीलिंग भी हो गया। और इसमें क्या होगा, इसमें टेम्परेचर हाई दिया जाता है ताकि डीएनए स्ट्रैंड आपस में अलग हो सके। इसमें टेम्परेचर को लो किया जाता है जब प्राइमर को जो है वो डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के पास लाया जाता है। अब थर्ड स्टेप है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से क्या मतलब है, एक्सटेंशन मतलब किसी चीज को बढ़ाना। तो अब ये जो हमारे पास प्राइमर आ गया है यहाँ पे, ये प्राइमर का 5' एंड है, ये 3' एंड है। इस 3' एंड पे जो है वो और बेसिस जो है वो ऐड किए जाते हैं, और इसी तरह से इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अपोजिट में जो है वो फिर से बेसिस जो है वो लग जाएंगे, और ऐसे डीएनए डुप्लेक्स हमारे पास फिर से तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी बेसिस सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो जुड़े होंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से भी एक ऐसे बनेगा। ठीक है, एक ऐसा बना होगा, एक डीएनए डुप्लेक्स बना होगा, और दूसरी तरफ भी जो हमारे पास दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था उससे भी हमारे पास डीएनए डुप्लेक्स जो है वो तैयार होगा, डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो तैयार होगा। तो जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इससे मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए तैयार की जाती हैं। किसके लिए, ये फोरेंसिक लैब्स में यूज होती हैं, ये पेरेंटिंग का पता करने के लिए यूज हो जाती है। तो पीसीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। और इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, पहले डीनेचुरेशन होती है, डीएनए स्ट्रैंड अलग होता है, एनीलिंग में प्राइमर पास में आता है। ठीक है,
जो प्राइमर साइंटिस्ट खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम प्राइमेज, जो कि आरएनए पॉलीमरेज की टाइप है। और थर्ड है एक्सटेंशन, जिसमें डीएनए जो है उसको प्राइमर के 3' एंड पे जो है वो बेसिस ऐड किए जाते हैं और हमारे पास फिर से जो है एक डीएनए डबल हेलिक्स तैयार हो जाता है। अब ये जो एक्सटेंशन है, इसमें जो बेसिस है एक एंजाइम की हेल्प से जो है वो ऐड किए जाते हैं और उस एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज उसका नाम है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ लाइट, द साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म। बोला फोटोपीरियोडिज्म में जो प्लांट है वो लाइट को कहाँ परसीव करता है, तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो लाइट जो है वो प्लांट्स परसीव करते हैं मोस्टली कहाँ पे, लीफ में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लीफ। अब हम फ्लावरिंग की बात करें, ठीक है, फ्लावरिंग की बात करें तो क्या होता है, फ्लावरिंग होती है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन फ्लोरिजन। और फ्लोरिजन हार्मोन जो है वो जैसे ही लीव्स को जो है, जैसे ही उस हार्मोन को जो है एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट मिलता है, फोटो पीरियड मिलता है, तो वो हार्मोन जो है वो इस लीव से जो है वो मूव कर जाता है शूट एपिक्स पे, जहाँ पे उसने फ्लावरिंग करनी होती है, तो लीव से ये मूव कर जाता है शूट एपिक्स में। कब, जब एक प्रॉपर पीरियड ऑफ लाइट उस फ्लोरिजन हार्मोन को मिलता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है। तो साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, लीफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं पहले हम। मैच्योर सीड ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पे ये तो गलत है, क्योंकि जो सीड ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, ये बोल रहे हैं कि उनमें एक कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस होता है, कि न्यूक्लियस जो है वो क्लियरली दिखता है, बट ऐसा नहीं है। जो सीड ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। एक तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, एक तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और ना ही इनकी वॉल जो है सेकेंडरी वॉल्स होती हैं, और ना ही इनमें जो है वो सेकेंडरी वॉल होती हैं। तो सीड ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं एक ट्यूब की तरह होते हैं, लॉन्ग सेल्स होते हैं, और ये साथ में सपोर्टेड होते हैं बाय कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स साथ में सपोर्टेड होते हैं बाय कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स जो है वो ये न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करती हैं। तो मैंने बताया कि ये जो सीड ट्यूब एलिमेंट्स हैं ये लॉन्ग ट्यूबुलर होते हैं और एंड टू एंड जुड़े होते हैं। इस यहाँ भी होगा सीड ट्यूब एलिमेंट, यहाँ भी होगा सीड ट्यूब एलिमेंट, और ये सपोर्टेड होते हैं। ये कंपेनियन सेल है साथ में जो न्यूक्लियस कंटेन करती है, इसके थ्रू सपोर्टेड होते हैं। और इन सीड ट्यूब एलिमेंट्स में जो है वो सेकेंडरी थिकनिंग्स भी नहीं होती हैं, बट इनका जो टर्मिनल एंड है, ये है टर्मिनल एंड, यहाँ पे जो है वो सीव एरियाज होते हैं, यहाँ पे होते हैं सीव एरियाज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो अपर वाली सेल है उसके टर्मिनल एंड पे जो है वो सीव एरियाज प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है यही इसका राइट आंसर है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से ये वाली है फर्स्ट। मैच्योर सीड ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो, इसी के और ऑप्शन भी हम एक बार देख लेते हैं, सही है तो इनको एक बार पढ़ जरूर लेना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन है, माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ओके, याद रखने वाली बात है कि माइक्रो बॉडीज जो हैं वो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड है द सी है, द पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। बोला पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है एक बैरियर फॉर्म करता है किस किस के बीच में, जो न्यूक्लियस का मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म उसके बीच में और साइटोप्लाज्म के बीच में। तो अब हम पहले इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसमें होती हैं 2 वॉल्स, ठीक है, न्यूक्लियस में होती हैं 2 वॉल्स, राइट। ये मैं न्यूक्लियस बना रही हूँ, ठीक है। अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है, और यहाँ ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस का मटेरियल है ये न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाहर है हमारे पास साइटोप्लाज्म, बाहर है हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो
तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की और ये है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये वाला जो स्पेस है इसी को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसी को बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि न्यूक्लियस डबल वॉल होता है, न्यूक्लियस की दो वॉल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये क्या बोल रहे हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस से रिलेटेड, कि बोला ये बैरियर होता है किस किस के बीच में, जो मटेरियल, ये एक बैरियर है किसके बीच में, जो मटेरियल प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस और जो बाहर साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में बैरियर है क्या, ये हमारा पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इस न्यूक्लियस का पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज अ पासेज फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो बोला जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स ये है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है और उस डबल मेम्ब्रेन में यहाँ पे ये क्या है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। तो ये है न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर जो है यहाँ से आरएनए और प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भी चले जाते हैं और आरएनए प्रोटीन जो है न्यूक्लियस के बाहर भी आ जाते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज। अब ये जो सोरगम है ये एक C4 प्लांट है, ठीक है, और C4 प्लांट में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है सोरगम में। और CO2 फिक्सेशन होती क्या है, CO2 फिक्सेशन होती है कि मतलब जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट्स लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा और वो चेंज हो जाती है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा, या तो ग्लूकोज या स्टार्च, ठीक है। तो ग्लूकोज या स्टार्च बनती है इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वो स्टोमेटा के थ्रू चली जाती है प्लांट लीव्स में तो वहाँ पे जाके क्या बनाती है वो, वहाँ पे जाके वो क्या बनाती है, वहाँ पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है। कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा, ग्लूकोज या स्टार्च, या फिर और भी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी हमारा हो गया। अब CO2 फिक्सेशन से कुछ और भी रहा बताने को। यस, जो CO2 फिक्सेशन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन होती है ये किसकी हेल्प से होती है, ATP, ATP जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और NADPH की हेल्प से। ATP और NADPH की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन होती है। कहाँ पे, लीफ में जाके, और क्या बनता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या कौन सा, स्टार्च। तो आज की वीडियो में जो है वो हमारा डन हो गया। आज के जो क्वेश्चंस थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।